हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर और यूकेएसएससी के सभी परीक्षाओं के हिंदी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर हम एक हिंदी से संबंधित सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक मैंने कई सारी वीडियो अपलोड की हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन प्रश्नों की जो वीडियो है, इसमें मैंने सभी जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार कई सारे प्रश्नों का मिश्रण किया है। तो आज भी मैं ऐसे ही 70 प्रश्नों के साथ इस वीडियो में उपस्थित हूँ। तो हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोकोक्ति में जो शब्द हों, वो शब्द अगर आपको ऑप्शन में दिखें तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं, वो पहले ही गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लेन देन करना लिखा है, लेना और देना लोकोक्ति से लिया हुआ है, तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है। और किसी से उधार न लेना डी में वैसा ही दिखाई दिया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कंजूस व्यक्ति या किसी से कोई मतलब नहीं रखने वाला। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी से कोई मतलब ना रखना। ऊधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी से कोई मतलब ना रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? पहले तो आप समझिए कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। जब किसी संज्ञा शब्द के आगे किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जब किसी संज्ञा शब्द के आगे, देखिए ये संज्ञा है, ये संज्ञा है और ये संज्ञा है। जब किसी संज्ञा शब्द के आगे किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आदमी है, आदमी संज्ञा है, घर संज्ञा है, नौकर संज्ञा है, और इन सभी संज्ञा शब्दों के आगे सर्वनाम लगा हुआ है। जबकि यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द, आजकल कोई संज्ञा शब्द नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो आपको सार्वनामिक विशेषण पहचानना भी आना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ट्रिक कि जब किसी संज्ञा शब्दों के आगे सर्वनाम लगा हो तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आप आजकल कहाँ रहती हैं, ये सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है? यमुना, चांदी, गाय या झुंड। देखिए यमुना एक नदी का नाम है, तो हम पर्टिकुलर उसके भीतर चले गए तो व्यक्तिवाचक हो गया। चांदी धातु का नाम है। झुंड ग्रुप को कहते हैं, इसमें हम समूहवाचक इसको संज्ञा कह सकते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया? गाय। गाय जातिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये तो उसका आंसर नहीं है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, यहाँ पर काला का पूछा है। तो काला विशेषण सार्वनामिक विशेषण तब होगा जब सर्वनाम किसी संज्ञा के आगे आएगा, तो ये नहीं है। विशेषण विशेष्य तब होता जब यहाँ पर काला के साथ कोट भी होता है ना। आप विशेषण विशेष्य जानते होंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कोट यहाँ पर विशेष्य, तो ये इसमें है नहीं। अंतर विशेषण जैसा कुछ होता नहीं है, तो बचा विधेय विशेषण। विधेय किसे कहते हैं? जैसे राम उद्देश्य है, इसके विषय में जो कहा जा रहा है ये विधेय है, और विधेय के साथ साथ ये विधेय का विशेषण है। ये जो बात कही जा रही है इसका विशेषण है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विधेय विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे विशेषण की, अब बात हो रही है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण कैसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, ध्यान देंगे आप, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए ये एक शब्द है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। अब आप सब जानते हैं कि तेज विशेषण है। ठीक है, तेज क्या है? तेज विशेषण है, और इस विशेषण के आगे क्या लगा? बहुत। विशेषण की भी विशेषता बता दी, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो आप समझ गए होंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयोग हुआ है? अब इसके लिए भी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि आप अकर्मक और सकर्मक कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है नौकर पानी भरता है। ठीक है, तो जब हम किसी क्रिया शब्द के आगे क्या लगाएं? ठीक है, क्रिया शब्द के आगे, ये क्रिया है ना, भरता है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, ये क्रिया है। तो इस क्रिया शब्द के आगे अगर हम क्या लगाएं और हमें प्रश्न और उत्तर दोनों मिले तो वो होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, नौकर पानी भरता है, नौकर क्या भरता है, यानी कि ये अकर्मक नहीं है। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें प्रश्न और उत्तर मिल रहा है। वह फुटबॉल खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, यहाँ भी हमें प्रश्न और उत्तर मिल रहा है। जबकि
क्या ऐंठती है ये नहीं होगा, ठीक है। रस्सी तो पहले से उसमें है ना, यहाँ पर कर्ता भी तो होना चाहिए, तो यही अकर्मक क्रिया है और यही अकर्मक का प्रयोग हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रस्सी ऐंठती है, ठीक है। इसमें अकर्मक रूप का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? पानी, पानी क्या है? पानी द्रव्यवाचक है। व्यक्तिवाचक, वैसे तो ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक के अंदर ही, जातिवाचक के अंदर ही क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिटेल में दिया है तो पानी क्या है, द्रव्यवाचक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या? आप सभी जानते हैं कि कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि जिसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो। तो अभी मैंने आपसे कहा सबके मैंने आपको साइन बताए, फिर से हम देखते हैं। के किस में आएगा? के का हो गया संबंध कारक, के का हो गया संबंध कारक, को का हो गया कर्म, से का हो गया, अगर ये करण है, अपादान से नहीं है तो ये करण हो गया, ठीक है। और मैं हो गया अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से, और ये हो गया अधिकरण, मैं पर अधिकरण, ठीक है। तो उसका हमारा राइट आंसर क्या है, हमको कर्म पूछा है तो कर्म माने होता है को, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो हम प्रयोग करेंगे। देखिए हिंदी अगर आप सही से समझेंगे ना तो बहुत टफ नहीं है। हमने कहा ना होठों से छू लो तुम, तो होठ का होठों हो गया, यानी कि बहुवचन होता है। केसों को सवारो, केस का केसों हो गया, ठीक है। दामों में वृद्धि हो रही है, माना हमने कहा टमाटर के दामों में वृद्धि हो रही है, तो दाम का भी दामों हो रहा है, ठीक है। लेकिन सोना का कहते हैं ना, सोना बहुत महंगा हो रहा है, सोनो बहुत महंगा नहीं हो रहा है, सोना हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सोना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, देखो किया होगा जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर होता है संदेह, और संदेह माने संदिग्ध, तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें संदेह या संदिग्ध, सिर्फ एक है संदिग्ध वाला, बाकी अपूर्ण, पूर्ण और हेतु हेतुमद है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, संदिग्ध भूत, है ना, कि हम माता ने खाना बना लिया होगा। अब हमने ये क्या, हम क्या कह रहे हैं, ये इसमें नहीं भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, तो संदिग्ध भूत काल, ठीक है, ये उसका पार्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। देखिए चंद्रमा आ गया, अभी करवा चौथ है ना, क्या बोला आपने, चंद्रमा आ गया, गंगा नदी बहती है, गोदावरी बहती है, सरस्वती बहती है, तो सब स्त्रीलिंग है, एक चंद्रमा ही क्या है, पुल्लिंग है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक? मैंने भी आपसे कहा अपादान से अलग होने पर, देखो डर और चोर दो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो क्या है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी। कर्ता में होता है ने, कर्म में होता है को, ठीक है, कर्म में मैंने आपको बताया था से, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, अपादान से अलग होने पर, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है। गुणवाचक में क्या होता है, रंग, रूप, आकार, ये गुणवाचक विशेषण में होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ढाई, ढाई तो अंक है ना, दुना भी अंक है, और कोई ये वो है अनिश्चित है, तो हमारे पास क्या बचा, बलवान, बलवान शरीर, तो यही क्या है, गुणवाचक विशेषण है, तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वाक्य में वर्तमान काल का बोध होता है? अब इन वाक्यों को पढ़ना और बताना है कि किसमें वर्तमान काल है। देखिए पहला वाक्य है, दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। फिर है, सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया, देखो ये हो चुका है, पास्ट टेंस हो चुका है, ये हो चुका है, विश्वासघात कर चुका है वो। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, ये भी हो चुका है, तो वर्तमान काल नहीं है। भारत उस घटना को भूल चुका है, ये भी भूल चुका है, सब पास्ट की चीज़ें हैं, लेकिन ये वर्तमान की चीज़ें हैं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह इनमें से क्या कहलाते हैं? देखिए कोष्ठक, कोष्ठक होता है ये, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है ये, ठीक है। इसमें देखो अगर सिंगल हो तो बोलते हैं एकल उद्धरण चिन्ह, अगर डबल हो तो उद्धरण चिन्ह, ठीक है, एकल और डबल उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और लाघव चिन्ह होता है ये, जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, तो हमने क्या करा, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए अगर माना हमने लिखा पंडित, ये तो ये क्या है, ये लाघव चिन्ह है, यही लाघव चिन्ह है, ठीक है। और उपविराम मैंने आपको बताया था, उपविराम क्या होता है, उपविराम ये होता है, इसको बोलते हैं उपविराम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, लाघव चिन्ह होता है ये, ठीक है, जो ऐसे शब्दों में लगता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाघव चिन्ह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में इनमें से कौन सा सर्वनाम है? जहाँ पर जो और वो,
ठीक है, जो और वो यानी कि संबंध है, तो कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है। निश्चयवाचक में होता है यह, निजवाचक में होता है स्वयं, ठीक है, पहचान होती है इनकी पहचान, और अनिश्चय में होता है कोई, ये पहचान होती है, ठीक है, इन शब्दों के द्वारा पहचान सकते हैं। तो जो और वही इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानस शब्द से निर्मित विशेषण है। मानस माने होता है मन, तो मन से क्या बनेगा, मानसिक, तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से महाप्राण ध्वनि है। अब महाप्राण ध्वनि और अल्प प्राण ध्वनि पहले हम समझ लेते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। महाप्राण ध्वनि वह होती है जिसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। देखिए वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग होते हैं। अब इस वर्ग का हमने कहा दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा, यानी कि पहला तीसरा पांचवा क्या होगा, अल्प प्राण होगा, ठीक है। तो महाप्राण मतलब मैंने कहा दूसरा चौथा, यानी कि आप मान लो 24, और मैंने अल्प प्राण कहा तो पहला तीसरा पांचवा, यानी कि 1 3 5, ये शॉर्ट फॉर्म मान लो। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रिक देखो, इनमें से महाप्राण ध्वनि है, हमने कहा महाप्राण ध्वनि तो 2 4, चौ क्या है, पहला है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो भी पहला है, और छ दूसरा है, यानी कि ये आंसर है। प फ ब तीसरा है, ये नहीं है क्योंकि ये भी अल्प प्राण है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, छ, क्योंकि छ क्या है, छ दूसरा है, तो अपने वर्ग का जो भी दूसरा वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, महाप्राण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ्य नहीं है, ठीक है। अब कंठ्य ध्वनि कौन सी नहीं है इसमें से, ठीक है, जैसे ई, अ, क, ह, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई कंठ ध्वनि नहीं है। बाकी का उच्चारण करते वक्त हमारे क, ई और अ, क, ह में आप अपने कंठ पे, गले पे हाथ लगाइए, आपको अनुभव होगा कि बाकी ध्वनियाँ कंठ ध्वनि हैं, ई कंठ ध्वनि नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो इसका आंसर है र, लुंठित व्यंजन है, ल पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, सब अलग अलग हैं, तो र क्या है, हमारा राइट आंसर है, र क्या है, लुंठित व्यंजन है, हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है, मैंने अभी आपको बताया था महाप्राण मतलब 24, और अल्प प्राण मतलब क्या बताया था, 1 3 5, तो महाप्राण है क में क्या है, पहला है, तो पहला तो अल्प प्राण होता है। भ, प फ ब भ, ठीक है, देखिए प फ ब भ, तो भ कौन सा आ रहा है, भ चौथा आ रहा है, ठीक है, भ चौथा आ रहा है, यानी कि यही महाप्राण है। और ट ठ ड तीसरा आ रहा है, यानी कि अल्प प्राण है। और य र ल व, ठीक है, य र ल व नहीं होगा क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, समझ में आ रही बात, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ, क्योंकि भ किस में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, हमने कहा था 24 यानी कि महाप्राण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से असत्य कथन है। अनुस्वार पृथक ध्वनि है, करेक्ट है, अनुस्वार पृथक ध्वनि होती है, इसका अलग से उच्चारण होता है। अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, गुरु मतलब अधिक समय लगता है। अनुनासिक पृथक ध्वनि है, अनुनासिक भी अलग भिन्न ध्वनि है। और अगला है अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, जो अनुनासिक है उसका उच्चारण गुरु नहीं होता है, उसका उच्चारण लघु होता है। अब आपको मैं समझाती हूँ कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। अगर मैंने लिखा चंद, ठीक है, तो ये जो है ये है अनुस्वार, ये क्या है, ये अनुस्वार है, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ हंस, हंस, ठीक है, तो ये जो है जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। और हंस, ये हो गया हंस में, ये हो गया ह, जो ह के ऊपर बिंदा जिसको आप बोलते हैं, ये अनुस्वार है, और ये क्या है, अनुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक का उच्चारण गुरु नहीं लघु होता है, देखो हंस और हंस, है ना, हंस में क्या हो रहा है, उच्चारण गुरु हो रहा है, मतलब अधिक समय लग रहा है, जबकि अनुनासिक में गुरु नहीं लघु होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से अघोष वर्ण है। अब मैं अघोष और सघोष भी आपको बताती हूँ। जिस वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, वर्ग मैंने आपको बताया ना, क च ट त प, ये वर्ग हैं, तो जब पहला और दूसरा होगा, जैसे क और ख, क और ख क्या होंगे, क और ख होंगे अघोष, ठीक है। और उसके बाद के तीसरा चौथा ये क्या होंगे, सघोष, यानी कि ग घ, ये क्या हो गए, सघोष। तो अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, अघोष वर्ण क्या। अभी हमने बात की कि पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो देखिए त थ द, त थ द, द तो तीसरा है तो ये नहीं है। फिर है त थ, ये दूसरा है, यही हमारा आंसर है ना।
प फ ब, ये तीसरा ये भी नहीं है, क ख ग ये भी तीसरा ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है? कंठ और ओष्ठ यानी कि गला भी है और होंठ भी है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है इसमें, औ, है ना। हमारे होंठ भी इसमें आकार बना रहे हैं और हमारे कंठ से भी आवाज़ आ रही है, तो औ यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कंठोष्ठ इसका उच्चारण स्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। देखिए अल्प प्राण महाव्यंजन बहुत बार आ रहा है, तो आप समझेंगे। महाप्राण हमने बात की थी, इसमें बोल रहा है महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, ठीक है। तो ख तो है क्योंकि ये ख दूसरा है, त थ ये भी है, और त थ द ध चौथा है तो ये भी है, जबकि प फ ब भ म पांचवा है, पंचमाक्षर है, ये नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। देखिए फिर वही प्रश्न है घुमा के, अल्प प्राण में क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा, तो क तो है, ये पहला है, क ख ग ये भी है, ये तीसरा है, घ चौथा है क्योंकि ये महाप्राण है, अल्प प्राण नहीं है, तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से होंठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, होंठ की बात हो रही तो देखो जो प वर्ग होता है ये पूरा ओष्ठ वर्ण होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो जो त होता है, जो त वाला है, देखिए त थ, आप बोलिए त, जब हम त बोले तो हमारी जो जीभ है ये दांतों में लग रही है, तो दंत ध्वनि है त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से मूल स्वर नहीं है। पहले तो आप समझिए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वर होते हैं हमारे 4। प्रश्न अगर ये भी आ जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 4 है, और वो कौन कौन से हैं, वो हैं अ, ई, उ और री। ये 4 हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हमने कहा कि कौन सा मूल स्वर नहीं, तो हमें राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा मूल स्वर नहीं है, बाकी हमारे मूल स्वर हैं, और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? अवध, कटु, ऊन, कर्म। देखो ऊन जो है ये तद्भव शब्द है, क्योंकि ऊन का तत्सम होता है, ऊन का तत्सम होता है ऊर्णा। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, ऊर्णा ऊन का तत्सम शब्द है, यानी कि ऊन इसमें तद्भव शब्द है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से संकर शब्द नहीं है। देखिए बाकी शब्द जो हैं, जो बेघर है, खेल तमाशा है, लाठी चार्ज है, ये 2 अन्य अन्य भाषाओं से मिलके बनते हैं। संकर शब्द वो होते हैं जहाँ पर 2 अलग अलग भाषाएं मिलके एक नया शब्द बनाएं, जबकि टेलीफोन एक ही शब्द से मिलके बना है, और वो भाषा है ग्रीक। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। टेलीफोन किस भाषा का शब्द है? ग्रीस भाषा का शब्द है, तो आप ध्यान रखेंगे टेलीफोन शब्द संकर नहीं है। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं? जिसमें 2 अन्य अन्य भाषाएं मिलकर एक नया शब्द बनाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर रहित व्यंजन अथवा स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं? देखो स्वर रहित मतलब मैंने लिखा क, ये है स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है, हलंत लगा दिया मैंने नीचे से। ठीक है, अब मैंने क लिख दिया, इसमें कोई हलंत नहीं, तो ये स्वर सहित है। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम वर्ण बोलेंगे। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज दी है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से व वर्ण नहीं है। व क्या नहीं है इसमें? देखिए अंतस्थ है, क्योंकि य र ल व अंतस्थ होते हैं। दंतोष्ठ भी, इसका उच्चारण दंतोष्ठ से है। अर्धस्वर भी है। संघर्षी नहीं है, क्योंकि संघर्षी सिर्फ 4 ही व्यंजन हैं, 4। वो कौन कौन से हैं? स, ठीक है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। ये 4 क्या हैं? संघर्षी हैं। ये 4 क्या हैं? संघर्षी हैं। तो वो वर्ण संघर्षी नहीं है, तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? देखिए अभी हमने बात की थी मूल स्वर की, तो संयुक्त स्वर यानी कि 2 मूल स्वरों से मिलके बनेगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओ। अब ये ओ किन किन से मिलके बनता है? ओ बनता है अ प्लस उ। ये दोनों मूल स्वर हैं, इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता है? संयुक्त स्वर ओ। ठीक है, हो सकता है अ प्लस उ से कौन सा संयुक्त स्वर बनता है, अगली बार प्रश्न ये आ जाए, तो आप ध्यान रखेंगे। अ प्लस उ बन के मिलके क्या बना? ओ। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से विदेशी शब्द है खीर, चूल्हा, कुश्ती या तोता। ठीक है, तोता है वो। तो जो चूल्हा, कुश्ती, कुश्ती क्या है? कुश्ती इसमें हमारा राइट आंसर है, तो ये विदेशी है, तो यानी कि किस भाषा का है? तो कुश्ती है फारसी भाषा का शब्द। हो सकता है अगली बार पूछ दे कि कुश्ती किस भाषा का शब्द है, तो कुश्ती फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से एक आगत शब्द नहीं है, नहीं है तो वो है थैला, क्योंकि थैला क्या है, थैला देशज शब्द है हमारे। थैला, खाट, ये जो होते हैं शब्द ना, ये क्या होते हैं, ये देशज शब्द हैं, बाकी सारे विदेशी शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है, मदद नहीं है, देशज। बाकी अक्खड़, अचानक, चकमा, ये सारे क्या हैं, ये देशज शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिकूट का तद्भव रूप है, तो परिकूट का तद्भव रूप है ऑप्शन नंबर सी, परकोटा। परिकूट का तद्भव रूप क्या है, परकोटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से देशज शब्द है आग, तेंदुआ, आम्र, 14, तो क्या है इसका राइट आंसर, तेंदुआ। तेंदुआ देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चे प्लस अन, चयन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि, मैंने आपको बताया था। पवन, ठीक है, नयन, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें अयादि संधि है, ठीक है। पावन, तो इनके आप विग्रह और संधि से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखें, आप ट्रिक समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अयादि संधि। अगला है आजन्म में समास है, तो आजन्म में समास कौन सा है, अव्ययी भाव है, क्योंकि आ उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था समास पढ़ाए हैं, जब प्रथम पद उपसर्ग हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी किसे कहते हैं, जो कभी परिवर्तित नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास, और इसका विग्रह होगा जन्म भर, ठीक है, जीवन भर या जन्म भर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष में उपसर्ग है, तो प्रत्यक्ष में उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी, प्रति। प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी तर में प्रत्यय है, तो हिंदी तर में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, हिंदी प्लस तर, हिंदी तर। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, तो उसमें व्यंजन संधि है, उत प्लस चारण, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत प्लस चारण, उच्चारण। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है? देखिए, पाप तो मूल शब्द है, साप भी मूल शब्द है, नाप भी, मिल प्लस आप, है ना, मिल प्लस आप, मिल की क्या बना, मिलाप, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग, ध्यान से देखना। देखो, बुद्धिमती तो बोलते हैं, आयुष्मती भी बोलते हैं, श्रीमती भी बोलते हैं, लेकिन बलमती नहीं बोलते हैं। जैसे बलवान होता है ना, बलवान, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बलवती, ठीक है, बलवती, तो मती नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सही भी आपको पता होना चाहिए, बलवती होगा इसका। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। देखो, तत्पुरुष समास यानी कि विग्रह में आना चाहिए, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। पराधीन, पर के अधीन, सेना नायक, सेना का नायक, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति, और प्रतिमान होता है प्रत्येक का मान, यानी कि देखो प्रथम पद अव्यय है, मैंने आपको बताया ना, उपसर्ग होता है, तो क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो इसमें कौन सा समास है प्रतिमान में, इसमें प्रतिमान में है अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, स्वागत में उपसर्ग है सु प्लस आगत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सु प्लस आगत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? माता, अक्षर, चरण या गयंद। देखो, गयंद शब्द जो है ये तत्सम नहीं है। गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी, गयंद का अर्थ क्या होता है, बड़ा हाथी, ये तत्सम नहीं है, यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, क्या नहीं है भाई? मक्खी नहीं है, क्योंकि मक्खी का तत्सम शब्द क्या होता है आप सभी जानते होंगे, मक्खी का तत्सम शब्द होता है मक्षिका। क्या होता है? मक्षिका तत्सम शब्द है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है? देखो, वत्स माने होता है बच्चा, बच्चा भी होता है, बाछा भी होता है, बछड़ा भी होता है, बाखर नहीं होता है, तो ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्वार का विलोम क्या है? ज्वार का विलोम होता है भाटा। समुद्र में उठती हुई लहरों को ज्वार और गिरती हुई लहरों को भाटा कहते हैं, ठीक है। उठती हुई लहरों को ज्वार, गिरती हुई लहरों को भाटा, तो ये विलोम है, उठना और गिरना, तो क्या हो गया? भाटा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निकम्मा शब्द का विपरीतार्थ यानी कि विलोम शब्द क्या है? तो निकम्मा मतलब होता है निठल्ला, निठल्ला माने आलसी, और अकर्मण्य मतलब जो कर्म ही ना करे, तो हमारा राइट आंसर क्या है? कर्मठ। इसका विलोम शब्द क्या होगा? कर्मठ इज द राइट आंसर। बाकी सब उसी से मिलते जुलते हैं। अकर्मण्य का भी निकम्मा होता है, आलसी, निठल्ला सब एक जैसे हैं। कर्मठ माने होता है जो कर्म करता है,
तो निकम्मा का विलोम शब्द क्या होगा? कर्मठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिव का पर्यायवाची शब्द है। देखिए राज कुमार अद्रिजा, ये शिव के पर्यायवाची नहीं, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश कहते हैं जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त की हो। तो गुड़ाकेश कहीं कहीं पर शिव का पर्यायवाची भी है और कहीं पर अर्जुन का पर्यायवाची भी है। ध्यान देंगे, ऑप्शन में कभी अर्जुन हो तो ध्यान देंगे आप लोग। तो गुड़ाकेश शिव को भी कहा जाता है और अर्जुन को भी कहा जाता है, तो दोनों के ही पर्यायवाची हैं। इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द क्या है? ऐहिक का विलोम शब्द है पारलौकिक। ऐहिक मतलब इस लोक का, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का। ठीक है, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक और ऐहिक मतलब इस लोक का। ठीक है, समझ जाएंगे, विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रुम, विटप, अगम ये हैं। तड़ाक का अर्थ क्या होता है? तालाब। ठीक है, तड़ाक का अर्थ क्या होता है? तालाब। तो हमारा यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से स्तुति का विलोम है। स्तुति माने होता है किसी की पूजा करना, किसी की मतलब आराधना करना। निंदा करना इसका विलोम है। ठीक है, निंदा करना, बुराई करना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परा का विलोम शब्द है। परा का विलोम शब्द अपरा, ऑप्शन नंबर डी। अनेकार्थक शब्द अक्षर में से एक अर्थ नहीं है। मतलब अक्षर का अर्थ जल भी होता है, शिव भी होता है, मोक्ष भी होता है, हनुमान नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हनुमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरि का अनेक अर्थ में एक अर्थ है। हरि का इनमें से एक अर्थ है। अगर अनेकार्थक शब्द हरि की हम बात करें तो उसका एक अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। अग्नि इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से श्रुति सम भिन्नार्थक। देखो श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, भिन्न अर्थ मतलब अलग अलग अर्थ हो। देखो आमोद प्रमोद मतलब ये एक ही है, इनका अर्थ एक ही है। आमोद और प्रमोद मतलब प्रेम विलाप की बातें करना। तो ये तो इनमें कोई भिन्न अर्थ तो आ ही नहीं रहे। जबकि अमूल माने होता है बिना जड़ का और अमूल्य माने होता है कीमती। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें समान अर्थ हैं। जबकि बात हो रही है श्रुति सम, सुनाई तो समान दे लेकिन अर्थ अलग हो। तो अमूल और अमूल्य, अमूल माने होता है बिना जड़ का, अमूल्य माने होता है कीमती। ठीक है, अयुक्त माने होता है अयोग्य और आयुक्त माने होता है कोई भी किसी उस पर अधिकारी। ठीक है, और ऐसे ही अरि माने होता है शत्रु, अरि माने होता है शत्रु और इस अरि का मतलब होता है शेर। तो इन सब का अलग अलग अर्थ है लेकिन आमोद प्रमोद एक ही अर्थ वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है निर्माण और निर्वाण। देखो सुनने में ये भी समान है, तो इनके अलग अलग अर्थ क्या क्या हैं। देखो निर्माण का मतलब होता है बनाना और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, है ना। बौद्ध धर्म कहते हैं निर्वाण प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? मोक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न। अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति संभिन्नार्थक। मतलब अतल जो सुनने में तो लगे अतल की तरह लेकिन अर्थ वैसा ना हो तो वो होगा अतुल। ठीक है, अतल मतलब बिना तल का और अतुल माने जिसकी तुलना न की जा सके। तो दोनों सुनने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता है? द्योतित मतलब प्रकट नहीं होता है। हाथी, रांगा, संख्या, बादल। तो संख्या जो है नाग का अर्थ नहीं, नाग का मतलब हाथी होता है, रांगा होता है, बादल होता है, संख्या नहीं होता है। संख्या माने नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है? जलज का है कुससेई। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जलज माने होता है कमल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। पतंग शब्द इनमें से किसके अर्थ का द्योतक? मैंने आप द्योतक से कहा प्रकट नहीं होता है, तो पतंग होता है, सर्प नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य है, पक्षी है, टिड्डी है, इसको हम पतंग कह सकते हैं लेकिन हम सर्प को पतंग नहीं कह सकते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उरग है, पन्नग है, व्याल है, रासब नहीं है। तो रासब किसका है भाई? रासब कहते हैं गधे को। रासब किसका पर्यायवाची है? रासब है गधा का पर्यायवाची। ध्यान रखेंगे आप, रासब किसका पर्यायवाची है? रासब गधे का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं। देखो द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है, कृष्णा कहा जाता है, यज्ञसेनी कहा जाता है, लेकिन सुभद्रा तो अर्जुन की अन्य पत्नी का नाम था। आप सभी जानते होंगे महाभारत की कथा में कि जिससे अभिमन्यु पैदा होते हैं तो वही सुभद्रा है जिन्होंने अर्जुन से शादी की थी। तो द्रौपदी का पर्यायवाची सुभद्रा नहीं है, सुभद्रा अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। मुकुर, दामिनी। देखो मुकुर है, आरसी है, आईना है। दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? बिजली, बिजली, तड़ित। ठीक है, ये सारे बिजली, विद्युत, विद्युत भी कह सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको इतने पर्यायवाची बता दिए। किसके? दामिनी के। दामिनी, विद्युत, बिजली, तड़ित ये बिजली के पर्यायवाची हैं, विद्युत के पर्यायवाची हैं। तो ये दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने पर्यायवाची शब्द हों, वर्ण विचार हो, इससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का निर्माण देखा और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, जुड़ें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।